हेलो माय डियर लिसनर, इस स्टोरी के पहले के एपिसोड दूसरी चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के अपडेट पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। 121 किट्टू का मौत। तभी अभ्यास गुस्से से रवि को दूर झटक अपने हाथ को साफ करता है, जिससे रवि कुछ दूर जा गिरता है। वही गार्ड अभियंश के इतना डरावना गुस्सा देख उनके में हिम्मत नहीं थी कुछ बोल सके। रवि तुरंत अपनी जगह से उठ अभियांश से दूर हो दीवार के पास पहले की तरह खड़ा हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ना हो। तभी अभियांश अपनी जगह से उठ किट्टू के बहुत करीब जा वह अपने सर्द आवाज उसके चेहरे को अपने इंडेक्स के फिंगर से उठा किट्टू की नीली आंखों में झांकते हुए बोला, बहुत हुआ लिटिल रैबिट, लुका छुपी का खेल अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद जान सकता हूँ। इतना के वो अपना सर ऊपर उठा छत को देखा जहाँ शिप कंटेनर लटका हुआ था। उसे देख उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देख कोई कुछ नहीं बता सकता था अभियंश के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। वो बिना किट्टू को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, कंटेनर इसके ऊपर छोड़ दिया जाए। वही सामने खड़ा उसका पा रवि अभियांश की बातें सुन ऊपर लटके कंटेनर को देखा। अगर वो किट्टू पर छोड़ देता है उस कंटेनर के नीचे बुरी तरह किसी चटनी की तरह पीस जाएगी, उसकी बॉडी की एक हिस्सा भी नहीं बचेगा। अगर उसे कंटेनर के नीचे 20 लोग भी आ जाए तो उन्हें पूरी तरह मसल सकती है। रवि डरते हुए अभियांश को देखा, लेकिन उसे याद आया कैसे कुछ देर पहले उसके साथ अभियांश अभी क्या किया था, जिसे याद कर एक पल के लिए अपनी जगह वह कांप जाता है। वो तब भी डरते हुए एक नज़र उठा अभियान को देखा। तभी अभियंश किट्टू से दूर हो थोड़ी सी ऊंची जगह पर चला जाता है। ये जगह एक फैक्ट्री जैसी थी जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस वक्त किट्टू के आसपास कोई भी नहीं था। किट्टू उस चेयर पर डर और दर्द से तड़पते रो सामने देख रही थी। तभी अभियंश उस ऊंची जगह पर खड़े हो सामने कांच के बने कंट्रोलिंग रूम की ओर देखा, जहां एक शख्स चेयर पर बैठा था, जैसे वह उस जगह को कंट्रोल करता हो। वह अभियांश के इशारों का इंतजार कर रहा था। अभियांश एक नज़र उसकी ओर देखा, बस तभी कंटेनर की रस्सी को कंट्रोलिंग रूम से एक बटन प्रेसों से लूज कर छोड़ देता है, जिससे हवा में लटका हुआ कंटेनर तुरंत नीचे तेज रफ्तार से गिरा। जब वो कंटेनर फ्लो पर गिरता है तो एक तेज आवाज होती है, साथ ही किट्टू की चीख उस जगह पर गूंज दब सी जाती है। फ्लो हिलसा जाता है जैसे कोई भूकंप आया, लेकिन वो आवाज कुछ पल शांत हो जाती है। कल से एपिसोड आएगा, जितना मैंने लिखा है उतना डाला है क्योंकि इम्पोर्टेंट नोट डालना था। कल से दोनों स्टोरी के एपिसोड डालना शुरू हो जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था जिस वजह से मैं स्टोरी लिख नहीं पा रही थी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, स्टोरी पूरी कंप्लीट होगी। तभी अभ्यास गुस्से से रवि को दूर झटक अपने हाथ को साफ करता है, जिससे रवि कुछ दूर जा गिरता है। वही गार्ड अभियंश के इतना डरावना गुस्सा देख उनके में हिम्मत नहीं थी कुछ बोल सके। रवि तुरंत अपनी जगह से उठ अभियांश से दूर हो दीवार के पास पहले की तरह खड़ा हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ना हो। तभी अभियंश अपनी जगह से उठ किट्टू के बहुत करीब जा वह अपने सर्द आवाज उसके चेहरे को अपने इंडेक्स के फिंगर से उठा किट्टू की नीली आंखों में झांकते हुए बोला, बहुत हुआ लिटिल रैबिट, लुका छुपी का खेल अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद जान सकता हूँ। इतना के वो अपना सर ऊपर उठा छत को देखा जहाँ शिप कंटेनर लटका हुआ था। उसे देख उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देख कोई कुछ नहीं बता सकता था अभियंश के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। वो बिना किट्टू को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, कंटेनर इसके ऊपर छोड़ दिया जाए। वही सामने खड़ा उसका पा रवि अभियांश की बातें सुन ऊपर लटके कंटेनर को देखा। अगर वो किट्टू पर छोड़ देता है उस कंटेनर के नीचे बुरी तरह किसी चटनी की तरह पीस जाएगी, उसकी बॉडी की एक हिस्सा भी नहीं बचेगा। अगर उसे कंटेनर के नीचे 20 लोग भी आ जाए तो उन्हें पूरी तरह मसल सकती है। रवि डरते हुए अभियांश को देखा, लेकिन उसे याद आया कैसे कुछ देर पहले उसके साथ अभियांश अभी क्या किया था, जिसे याद कर एक पल के लिए अपनी जगह वह कांप जाता है। वो तब भी डरते हुए एक नज़र उठा अभियान को देखा।
तभी अव्यंश किट्टू से दूर हो थोड़ी सी ऊंची जगह पर चला जाता है। ये जगह एक फैक्ट्री जैसी थी, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस वक्त किट्टू के आसपास कोई भी नहीं था। किट्टू उस चेयर पर डर और दर्द से तड़पते रो सामने देख रही थी। तभी अव्यंश उस ऊंची जगह पर खड़े हो सामने कांच के बने कंट्रोलिंग रूम की ओर देखा, जहां एक शख्स चेयर पर बैठा था, जैसे वह उस जगह को कंट्रोल करता हो। वह अव्यांश के इशारों का इंतजार कर रहा था। अव्यांश एक नज़र उसकी ओर देखा, बस तभी कंटेनर की रस्सी को कंट्रोलिंग रूम से एक बटन प्रेसों से लूज कर छोड़ देता है, जिससे हवा में लटका हुआ कंटेनर तुरंत नीचे तेज रफ्तार से गिरा। जब वो कंटेनर फ्लो पर गिरता है तो एक तेज आवाज होती है, साथ ही किट्टू की चीख उस जगह पर गूंज दबसी जाती है। फ्लो हिलसा जाता है जैसे कोई भूकंप आया, लेकिन वो आवाज कुछ पल शांत हो जाती है। 122 किट्टू का सच सामने आना। अपनी जगह वह कांप जाता है। वो तब भी डरते हुए एक नज़र उठा अभियान को देखा। तभी अव्यंश किट्टू से दूर हो थोड़ी सी ऊंची जगह पर चला जाता है। ये जगह एक फैक्ट्री जैसी थी, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस वक्त किट्टू के आसपास कोई भी नहीं था। किट्टू उस चेयर पर डर और दर्द से तड़पते रो सामने देख रही थी। तभी अव्यंश उस ऊंची जगह पर खड़े हो सामने कांच के बने कंट्रोलिंग रूम की ओर देखा, जहां एक शख्स चेयर पर बैठा था, जैसे वह उस जगह को कंट्रोल करता हो। वह अव्यांश के इशारों का इंतजार कर रहा था। अव्यांश एक नज़र उसकी ओर देखा, बस तभी कंटेनर की रस्सी को कंट्रोलिंग रूम से एक बटन प्रेस कर उसे लूज कर छोड़ देता है, जिससे हवा में लटका हुआ कंटेनर तुरंत नीचे तेज रफ्तार से गिरा। जब वो कंटेनर फ्लो पर गिरता है तो एक तेज आवाज होती है, साथ ही किट्टू की चीख उस जगह पर गूंज दबसी जाती है। फ्लो का बुरी हिलसा जाता है, जैसे कोई भूकंप आया, जिससे वहां खड़े बॉडीगार्ड भी कांप गए। लेकिन वह आवाज कुछ पल बाद बिल्कुल शांत हो जाती है। रवि को इस वक्त किट्टू के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वह अपने सामने उस लाल कलर के कंटेनर को देख बता सकता था कि उसके नीचे जो भी इंसान होगा वो बुरी तरह मसाला जा चुका होगा। उसने कभी नहीं सोचा था उसका बॉस इतना ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता है। एक बच्ची इतना सोच वह सामने अव्यंश को देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। वो बड़ी गौर से उस लाल कंटेनर को देख रहा था। तभी अव्यंश सामने कंट्रोलिंग रूम की तरह उस शख्स को दोबारा देख अपनी कोल्ड टोन में बोला, कंटेनर को दोबारा ऊपर उठाओ, जिसे सुन सामने खड़े सभी लोग हैरान थे, यहाँ तक रवि भी। वही कंट्रोलिंग रूम में बैठा शख्स तुरंत कंटेनर को दोबारा ऊपर की तरफ उठाया। वही रवि और बाकी गार्ड तुरंत अपना चेहरा वहां से फेर लेते हैं, क्योंकि उनके में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां का नज़ारा देख सके। कंटेनर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा था। वही अव्यंश की नज़र एक पल के लिए भी उस जगह से नहीं हटी थी। वो किसी बाज की तरह उस जगह को देख रहा था। तभी उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। वही रवि की नज़र भी एक पल के लिए वहां चली जाती है, लेकिन इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर सिर्फ वो चेयर बुरी तरह मसाला हुआ था, लेकिन उसके आसपास एक खून का कतरा भी नहीं था, जिसे देख सभी शौक हो हैरान थे। लेकिन अव्यांश चेहरे पर जहरीले मुस्कान थी। उसने खुद में ही बोला, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वहां की लाइट भूख भाग होने लगी, जिसे देख सब हैरान थे। लेकिन अव्यांश के चेहरे के एक्सप्रेशन देख कोई नहीं बता सकता तो उसकी दिमाग में क्या चल रहा है। तभी अचानक से वहां की सारी लाइट चली जाती है। वहां अचानक से एकदम सन्नाटा पसर जाता है, जिससे सबकी वहां पर सांसें सुनाई दे रही थी। तभी अव्यंश को अपनी तरफ से एक हवा का तेज झोंका महसूस हुआ। तभी वहां की लाइट दोबारा से आ जाती हैं। तभी रवि हैरानी से बोला, ये लाइट बार बार बंद चालू कैसे हो सकती है? हमने तो सभी चीजों को अच्छे से चेक किया था। तभी एक गार्ड चीखने की आवाज आई, बॉस सामने कंट्रोलिंग रूम, जिसे सुन सभी का ध्यान सामने खड़े उस गार्ड पर चले जाता है, जो अपने हाथों से उस कंट्रोलिंग रूम की तरफ इशारा कर रहा था। सभी उसके हाथों की तरफ की दिशा में देखने लग जाते हैं।
लेकिन सामने का नज़ारा देख सभी अपनी जगह खौफ से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग रूम के सामने की कांच बुरी तरह टूट उस जगह को कंट्रोल करने वाले शख्स को खून से लथपथ उसमें लटकता हुआ था। उस शख्स का हाल इतना बुरा था जिसे देख किसी की रूह भी कांप जाए। कंट्रोलिंग रूम के शख्स कांच के विंडो पर लटका हुआ था। उसके शरीर के हर एक कोने से खून बह रहा था, जो उस कंट्रोलिंग रूम की दीवार से हो नीचे फ्लो पर खून फैल रहा था, जिसे देख सभी हैरान हो शोक थे। तभी उन्हें अवियांश की सर्द आवाज सुनाई दी, वो यहाँ से जानी नहीं चाहिए वरना तुम सभी की यह लाशें मिलेगी। जिसे सभी गार्ड होश में आ जाते। वो अपने कानों में लगे ब्लूटूथ में कुछ बोल स्ट्रीक इंस्ट्रक्शन दे। उस कंस्ट्रक्शन एरिया में अपनी नजरें घूमा सभी तरह देखने लगे। अवियांश अपने हाथों की मुट्ठी कस बोला, लिटिल रैबिट तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। इतना कि वो अपनी सुर्ख हो चुकी लाल आंखों सभी तरफ देखने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र उसे खुले हुए दरवाजे पर गई, जहाँ से एक साया गया था। वह तुरंत अपने कदम उस ओर बढ़ा दिया। वो इस वक्त उस कंस्ट्रक्शन एरिया के बिल्डिंग के बाहर आ चुका था। वो अपनी नज़र हर जगह घूम उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी नहीं मिला। जिसे देख वो पीछे पलटा लेकिन उसे कुछ एहसास नहीं हुआ। लेकिन तभी वो अजीब तरीके से मुस्कुराया। तभी किसी ने अभियान का गला बुरी तरह दबोच उसे दीवार में घुसा देता है, जिससे वह दीवार पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन वह शख्स इतना ताकतवर था, उस टूटे हुए दीवार से होते हुए अभ्यास को एक हाथ से दबोच और अंदर धंसाए जा रहा था। उस शख्स की पकड़ अभियान के गले पर पहले से भी काफी ज्यादा मजबूत थी, जिससे अभ्यास की आंखें बड़ी हो लाल हो चुकी थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी डर या खौफ नहीं था। वह अपनी लाल आंखों के साथ सामने देखा, जहां किट्टू उसका गला दबोचे हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मासूमियत नहीं थी। वो किसी खूंखार जानवर की तरह लग रही थी। उसकी नीली आंखें इस वक्त सुर्ख लाल थी। 123 किट्टू म्यूटेंट्स है। इतना कि वो अपनी सुर्ख हो चुकी लाल आंखों सभी तरफ देखने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र उसे खुले हुए दरवाजे पर गई, जहाँ से एक साया गया था। वह तुरंत अपने कदम उस ओर बढ़ा दिया। वो इस वक्त उस कंस्ट्रक्शन एरिया के बिल्डिंग के बाहर आ चुका था। वो अपनी नज़र हर जगह घूम उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी नहीं मिला। जिसे देख वो पीछे पलटा लेकिन उसे कुछ एहसास नहीं हुआ। लेकिन तभी वो अजीब तरीके से मुस्कुराया। तभी किसी ने अभियान का गला बुरी तरह दबोच उसे दीवार में घुसा देता है, जिससे वह दीवार पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन वह शख्स इतना ताकतवर था, उस टूटे हुए दीवार से होते हुए अवियांश को एक हाथ से दबोच और अंदर धंसाए जा रहा था। उस शख्स की पकड़ अभियान के गले पर पहले से भी काफी ज्यादा मजबूत थी, जिससे अवियांश की आंखें बड़ी हो लाल हो चुकी थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी डर या खौफ नहीं था। वह अपनी लाल आंखों के साथ सामने देखा, जहां किट्टू उसका गला दबोचे हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मासूमियत नहीं थी। वो किसी खूंखार जानवर की तरह लग रही थी। उसकी नीली आंखें इस वक्त सुर्ख लाल थी। लेकिन अवियांश बिना डरे उसकी लाल आंखों में देख बोला, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। जिसे सुन किट्टू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अभियान का चेहरा दीवार पर बुरी तरह इधर उधर मार रही थी, जिसे ऐसा लग रहा अवियांश सर टूट उसके हाथ में आ जाएगा। वो बार बार दीवार पर उसके सर को मार दीवार में धंसा रही थी। उसके सर से बेहिसाब खून बहने लगा था। लेकिन अभियान किट्टू से छूटने की कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाए। वो उसी तरह उसके हाथों से मार खाते रहा था, जिससे उसकी हालत अधमरी सी हो चुकी थी। तभी किट्टू अभियान को छोड़ देती है, जिससे वो सीधे फ्लो पर जा गिरता है। वही किट्टू अवियांश को इग्नोर कर जैसे उस कंस्ट्रक्शन एरिया से जाने को हुए। तभी अभियांश अपने होठों से बहते खून को पोंछ बोला, तुम जानती हो इन चोटों से मेरा कुछ नहीं। ये किसी इंसान को मौत की घाट उतारने के लिए। लेकिन हम इंसान नहीं, एक म्यूटेंट्स है, लैब के एक्सपेरिमेंट चाइल्ड्स। जिसे सुन किट्टू के कदम अपनी जगह रुक से जाते हैं। जिसे देख अभियान आगे बोला, तुम हम सबसे अलग हो। वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वह तुम्हें ढूंढ के रहेंगे।
अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिंदा हो। जिसे सुन किट्टू पीछे मुड़ अपने लाल आंखों से अवियांश को देख अपने हाथ को ऊपर उठा, अपने पावर से अवियांश को हवा में उठा वॉल से जा टकराती, जिससे वॉल चकनाचूर हो टूट गया। उसी के साथ अभियान फिर से फ्लो पर जा गिरा। वो उसे इग्नोर कर उस कंस्ट्रक्शन एरिया से बाहर की ओर चली जाती है। इस वक्त उसके कपड़ों पर खून के छींटे लगे हुए थे, साथ ही चेहरे पर। वो उसी हालत में कंस्ट्रक्शन एरिया से बाहर रोड पर चलने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ 7 स्टार होटल के रूम नंबर 2003 के रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था। इस वक्त अभय किसी खतरनाक राजा की तरह अपने उस लेदर के ब्लैक सोफे पर बैठा हुआ था। वही रोहन डर से कैंपते हुए अभय के सामने खड़ा था। रोहन डरते हुए हकला के बोला, बॉस हमें पता लगा मैम कॉलेज में नहीं है। लीना ने पूरे कॉलेज में ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं मिली। उनका कहना है मैं वॉशरूम गई है, उसके बाद वो वॉशरूम से बाहर नहीं आई। रीना ने बताया कि एक लड़की के जैकेट और मास्क वॉशरूम से गायब है। हमने सीसीटीवी में देखा है एक लड़की वही जैकेट और मास्क और टोपी लगाए कॉलेज से बाहर निकल रही थी, लेकिन आगे की फुटेज हमें नहीं मिल पाई। तभी रूम की शांति तोड़ते हुए गन चलने की आवाज आती है। इस वक्त अभय ने अपनी गन निकाल बिना एक पल गवा रोहन पर शूट किए जा रहा था। वहीं रोहन होने वाले दर्द को महसूस कर अपनी जगह दर्द से सिहर जाता है। तभी रूम में गूंजती आवाज बंद हो जाती है। अभय अपनी डरावनी और शर्द आवाज में बोला, अगली बार ये गोली तुम्हें छू के नहीं जाएगी, तुम्हारे दिल को चीरते हुए जाएगी। अगर मेरी लिटिल वाइफ मुझे सही सलामत नहीं मिली, मेरे देहरादून जाने से पहले मुझे किसी भी हाल में लिटिल वाइफ ही मेरे विला में होनी चाहिए। जी से सुन रोहन डरते हुए सामने देख वो कांपती जबान से बोला, जी बॉस। रोहन का शरीर इस वक्त बुरी तरह कांप रहा था। आज ऊपर वाले का जितना शुक्रिया करे उतना कम था, क्योंकि उसे उसके जल्लाद बॉस से बचाया गया था। सारी गोलियां उसे छूते हुए वहां की महंगी फ्लावर वाश को तोड़ते हुए वॉल से जा लगी थी। अभय गुस्से से अपनी जगह से उठ कोर्ट के बटन को ठीक करते हुए अपने एरोगेंट ओरा के साथ अपने रूम से बाहर निकलते हुए बोला, 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर रेडी हो जानी चाहिए। इतना के अभय उस 7 स्टार होटल के छत की ओर बढ़ गया। वहीं अभय की बात सुन रोहन जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाल किसी को कुछ इंटरेक्शन देने लगा। इस वक्त वह लोग उस होटल की छत पर थे। वहीं उनके सामने हेलीपैड एरिया थी, जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था। वहां हेलीकॉप्टर की आवाज काफी तेजी से गूंज रही थी, साथ ही तेज हवा चल रही थी, जिस वजह से वहां खड़े लोगों को खड़े हुए होने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपनी आंखों पर हाथ रखे खुद को खड़े रखने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अभय अपने वही एरोगेंट ओरा के साथ आंखों में ब्लैक शेड लगाए अपने पेंट की जेब में हाथ डाले खड़ा था। उसी के सामने उसके बिजनेस पार्टनर खड़े थे, जो घबराते हुए बोले, मिस्टर राठौर हमसे कोई गलती हो गई, जो आप इस तरह बीच में ही डील को छोड़ जा रहे हैं। आप जानते हैं वो उससे ज्यादा कुछ बोल पाता। अभय उसे इग्नोर कर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ जाता है। वही रोहन अभय के पीछे चला जाता है। कुछ ही देर बाद अभय हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट अपने पर्सनल जेट से देहरादून के लिए रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ देहरादून के रोड पर ब्लैक कारों का काफिला अपनी रफ्तार से चल रहा था। वही एक ब्लैक रॉयल रॉयस कार में एक शांत एक्सप्रेशन के साथ बैठ अपने हाथ में पकड़े टैब में किसी के इन्फॉर्मेशन सर्द आवाज में बोला, अवियांश मल्होत्रा। फिर वह अपनी नजरें उठा सामने रियर व्यू मिरर में विवेक को देख बोला, पता करो आखिर इसे सिर्फ अभय प्रताप से ही डील क्यों करनी है, जब हम उसे अभय प्रताप राजवंशी से ज्यादा बेहतरीन ऑफर देने के बाद भी हमसे डील नहीं कर रहा, जबकि हमें बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, तो फिर ये लॉस के पास क्यों जा रहा है। जिसे सुन विवेक सामने रियर व्यू मिरर में देख अपना सर हिला, मन में सोचा, प्रताप राजवंश कंपनी से कोई डील करना लॉस नहीं है बॉस। लेकिन ये बात वह सिर्फ मन में सोच सकता था, अपनी जबान पर नहीं ला सकता, वरना उसकी जबान का कट उसके हाथ में रख दी जाए उसे पता नहीं चलता। तभी कार को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे विवेक हड़बड़ाते हुए होश में आया।
तभी इसके कानों में अक की सर्द आवाज गूंजी, क्या तुम अपनी मौत चाहते हो? किस तरीके से तुम कार ड्राइव कर रहे हो? जिसे सुन ड्राइवर डरते हुए बोला, सॉरी बॉस, लेकिन सामने एक लड़की आ गई, मेरी कोई गलती नहीं है। वही ड्राइवर की बात सुन विवेक गुस्से से उसे देख बोला, दूसरी बार किसी लड़की को साले ठोका है? लगता है तुम्हें अब सच में ड्राइविंग करने की चाहत नहीं रही। विवेक सर, सच में मेरी गलती नहीं थी। वो लड़की तभी विवेक को समझ आता है क्या हुआ। वो तुरंत कार से उतरत ड्राइवर को घूर कार के सामने की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नज़र सामने बेहोश पड़ी लड़की पर गई। साथ ही उस लड़की की सर से खून बह रहा था, जो उस रोड पर पहले फैल गया, जिसे देख वो तुरंत अक विंडो साइड जा बोला, बॉस, लगता है लड़कियों को आपके कार के नीचे आ मरने का शौक चढ़ा हुआ है। पहले भाभी, और लगता है ये कोई जरूर भाभी का रिश्तेदार है। जिसे सुनक अपनी हरी आंखों से घूर के विवेक को देखा, जिसे देख विवेक अपने दांतों तले जीभ काट बोला, उस लड़की का खून काफी ज्यादा बह चुका है, हमें तुरंत उसे अस्पताल ले जाना होगा, वरना इस लड़की को कुछ हुआ तो हमें जाना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ रोड पर लगे कैमरे और कैमरा से खतरनाक यहाँ की पब्लिक जो अपनी कार रोक कार का वीडियो बना रही है। जिसे सुनक बुरी तरह विवेक को घूरा। कुछ ही देर में अक के गार्ड ने उसे जगह को खाली कर उसे लड़की को कार में बैठा अस्पताल की ओर बढ़ चुके थे। 124 सन की अभय। जिसे सुनक अपनी हरी आंखों से घूर के विवेक को देखा, जिसे देख विवेक अपने दांतों तले जीभ काट बोला, उस लड़की का खून काफी ज्यादा बह चुका है, हमें तुरंत उसे अस्पताल ले जाना होगा, वरना इस लड़की को कुछ हुआ तो हमें जाना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ रोड पर लगे कैमरे और कैमरा से खतरनाक यहाँ की पब्लिक जो अपनी कार रोक कार का वीडियो बना रही है। जिसे सुनक बुरी तरह विवेक को घूरा। कुछ ही देर में अक के गार्ड ने उसे जगह को खाली कर उसे लड़की को कार में बैठा अस्पताल की ओर बढ़ चुके थे। कुछ वक्त बाद देहरादून के सिटी हॉस्पिटल में किट्टू को चेकअप कर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर चुके थे। डॉक्टर इस वक्त अक के सामने खड़ा था। वही डॉक्टर की बातें सुन विवेक हैरानी से देख रहा था, लेकिन अक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। विवेक हैरान हो बोला, डॉक्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? उसे लड़की को कोई चोट नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? जिसे सुन डॉक्टर विवेक को अजीब नज़रों से देख बोला, मिस्टर, क्या आप चाहते हैं उस लड़की को चोट आए? जबकि आपको शुक्र मनाना चाहिए कि उस लड़की का आपकी कार से टक्कर होने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के एक्सप्रेशन को देख विवेक खुद को संभाल बोला, डॉक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। उस लड़की की हमारी कार से टक्कर हुई और बहुत सारा खून, और आपके कहने का मतलब उसे कोई भी चोट नहीं आई। जी मिस्टर विवेक, उस लड़की को हल्की खरोच आई है, लेकिन कोई भी चोट नहीं आई है। शायद तक आपको कुछ गलतफहमी हुई हो। बस वो लड़की डर से बेहोश हो गई हैं। शायद उस लड़की को कुछ देर में होश आ जाए तो आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कह डॉक्टर वहां से चला जाता है। विवेक पीछे मुड़ अपने बॉस को देख बोला, बॉस, बहुत रात हो चुकी है, अगर आप विला जाना चाहते तो आप जा सकते हैं, मैं सब हैंडल कर लूंगा। लेकिन अब कुछ न बोल अपने कदम उस वार्ड की ओर बढ़ा देता है जहां पर वह लड़की एडमिट थी। जिसे देख विवेक की आंखें बड़ी हो जाती है। अब उस वार्ड का दरवाजा खोल अंदर आता है। उसकी नज़र सीधे सामने बेड पर लेटी उस छोटी सी लड़की पर जाती है। वो अपने कदम बेड की ओर बढ़ा, पास जा उसे लड़की को देखा। कुछ पल वह उस लड़की को देखते ही रह गया। तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जिसे सामने खड़ा विवेक देख हैरानी से मन में बोला, ये राक्षस जब भी इस तरह हंसता है तो किसी की सामत आती है। तभी उसे अक की सर्द आवाज सुनाई दी, इस लड़की का डिस्चार्ज कर हमारे साथ कार में रख विला ले चलो। इतना के अक वार्ड से बाहर निकल जाता है। वही विवेक हैरानी से जाते हुए अक को देख मन में बोला, क्या इनका अपनी बीवी से जी भर गया। वहीं दूसरी तरफ अभय के पर्सनल विला में अभय को देहरादून आए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। वो इस वक्त अपने पर्सनल विला के बड़े से हाल में सोफे पर बैठे हुए किसी खूंखार राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसके पैरों के सामने किट्टू की वही 2 पर्सनल बॉडीगार्ड लाश थी, जिन्हें अमेरिका से स्पेशली किट्टू के लिए बुलाया गया था।
इस वक्त अभय की पकड़ अपनी गन के ट्रिगर पर कस चुकी थी। उसकी आंखों के सामने लैपटॉप की स्क्रीन मास्क लगा कॉलेज की वॉशरूम से बाहर निकलने वाली लड़की पर थी, जिसे देख अभय के लिए पहचान बिल्कुल भी कठिन नहीं था। वो अपनी लिटिल वाइफ के एक झलक से ही उसे पहचान सकता था। उसकी वो छोटी हाइट और उसकी वह नीली आंखें। वो अपनी जलती हुई नज़रों से सामने खड़ी रोहन को देखा, जिसे देख रोहन अपनी जगह काँप सा जाता है। इस वक्त रोहन को उस बड़े से हॉल का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा डरावना और ठंड लग रहा था। वो हकलाते हुए कुछ बोलता, तभी वहां पर किसी का फ़ोन रिंग करता है, जो अभय के सामने ही कॉफ़ी टेबल पर रखा फ़ोन बज रहा था। अभय की नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन पर गई, जहां पर अभी अभी लिखा हुआ था। उस नाम को पकड़ अभय की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है। वह फ़ोन को उठा रिसीव कान पर लगाया, तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से मर्दाना मगर सर्द आवाज़ सुनाई दी, तू मैंने सुना है किसी की बीवी उसे छोड़ भाग गई है। इतना कह वो शख्स मजाक उड़ाने वाले अंदाज में जोर से हंसा, जिसे सुन अभय की आंखें लाल हो चुकी थी। साथ ही उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर कस चुकी थी, जैसे वो उन्हें तोड़ देगा। तभी वह शख्स आगे बोला, क्या पता वह तुम्हें छोड़ किसी और मर्द के साथ भाग गई, क्योंकि तुम उसे सर्टिफाइड नहीं कर पाते होगे, इसलिए वह दूसरे मर्द के पास भाग गई अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए। जिसे सुन अभय की पकड़ फ़ोन पर कस दहाड़ते हुए बोला, छोटे जवान संभल के वरना मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे छोटे भाई हो। मुझे चुपचाप बताओ मेरी बीवी इस वक्त कहाँ है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से अक चीखा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। और अभय खुराना अभय प्रताप राजवंश को अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्या पता उसे कुछ हो जाए। जिसे सुन अभय उसी तरह सर्द आवाज में बोला, अभिषेक उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वह तुम्हारी भाभी है, मुझे बताओ वो इस वक्त कहाँ है। जिसे सुनक गुस्से से बोला, मुझसे अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, मेरा कोई भी परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ, और मुझे नहीं पता तुम्हारी बीवी कहाँ है, क्या पता वो इस वक्त किसी गैर मर्द की बाहों में हो। 125 मुझे भूख लगी है। जिसे सुन अभय उसी तरह सर्द आवाज में बोला, अभिषेक उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वह तुम्हारी भाभी है, मुझे बताओ वो इस वक्त कहाँ है। जिसे सुनक गुस्से से बोला, मुझसे अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, मेरा कोई भी परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ, और मुझे नहीं पता तुम्हारी बीवी कहाँ है, क्या पता वो इस वक्त किसी गैर मर्द की बाहों में हो। इतना कह फ़ोन को गुस्से से कट कर देता है। फिर अपने सामने कार के सीट बेहोश बैठी किट्टू को देखा, जिसका सर विंडो से टेका हुआ था। आखिर तुमने क्या है, इतना कह चुप हो गया। वही कार के पैसेंजर सीट पर बैठा विवेक रियर व्यू मिरर से अक को किट्टू को इस तरह देखता देख हैरान हो मन में बोला, क्या बॉस को अब अपनी बीवी से प्यार नहीं, क्या वह अपने भाई की खूबसूरत बीवी को देख उसे अपना। वो इससे आगे सोच पता तभी उसे अक की सर्द आवाज सुनाई दी, सामने देखो, क्या पता तुम्हारी आंखें देखने लायक ना बच्चे दिमाग सोचने लायक ना बचे। जिसे सुन विवेक होश में आता है। वो हैरानगी से रोहन को देखा, जो उसे रियर व्यू मिरर में अपनी गहरी हरी आंखों से देख रहा था। जिसे देख विवेक होश में तुरंत आ चुका था। कार अकविला मेन डोर से इंटर करता है। वहीं आहरा, जो कार की होने की आवाज़ सुन तुरंत अपने रूम के विंडो के पास जा पर्दे को थोड़ा हटा विला के अंदर आ चुकी कार को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, रात 1 बजे रहे हैं और ये आदमी अब आ रहा है। मुझे पक्का यकीन है ये हवसी इंसान जरूर बार में किसी लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहा होगा। ये सोचते वक्त आहरा का चेहरा गुस्से से लाल हो काला पड़ जाता है। वो गुस्से से अक कार के विंडो की तरफ देखी, तभी कार के अंदर विंडो पास बैठा अक की भी नज़र अपने रूम के विंडो पर चली जाती है। अक कार के विंडो कलर गहरे काले रंग की थी, जो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, जिस वजह से आहरा को अक नहीं देख पाई, लेकिन अक गहरी नज़र आहरा पर थी। तभी आहरा को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो तुरंत पर्दे को छोड़ अपने बेड पर जा गुस्से से बैठ बोली, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बदतमीज इंसान रात भर लेट आए या किसी के साथ भी कुछ भी करें,
मुझे तो बस यहाँ से आज़ाद होना और इस इंसान से बहुत दूर जाना। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते, फिर वह अचानक से बेड पर मुंह के बल लेट पिल्लू पकड़ रोते हुए बोली, आई मिस यू मॉम एंड डैड। अकविला में इंटर कर उस हाल अपनी नजरें घूमा सीढ़ियों पर देखा जिसे वो देखना चाहता था, वो उसे कोई भी नजर नहीं आया। जिसे देखक बिना किसी इमोशन के सोफे की ओर बढ़ जाता है। अपने टाई को लूज कर कोट के बटन को खोल उस सोफे पर कैजुअली बैठ जाता है। तभी अक के सामने तुरंत एक सर्वेंट ब्लैक कॉफ़ी और पानी लिए खड़ा था। अक सर्वेंट से कॉफ़ी ले अपने वही कोल्ड वॉइस में बोला, उसने खाना खा लिया। जी मैम साहब ने 9 बजे ही डिनर कर लिया है और रूम में सोने जा चुकी हैं। तभी अक कुछ ऐसा बोलता है जिसे सर्वेंट हैरान हो जाता है, लेकिन वह तुरंत अपना सर हमें हिला वहां से चला जाता है। तभी विवेक अपनी गोद में किट्टू को लिए हॉल में इंटर किया। फिर वह अक को देख बोला, अब बताओ मैं तुम्हारी भाई की बीवी को कहाँ रखूं, अगर उसने मुझे इसे गोद में पकड़ा हुआ देख लिया फिर तो मेरे हाथ बिल्कुल भी किसी और को क्या, मेरी बीवी को भी उठने लायक नहीं बचेंगे। जिसे सुनक अजीब नजरों से विवेक को घूर बोला, तुम इसी लायक हो। बहुत शौक है न दूसरों की बीवी को बचाने का, इसमें तुम्हारे हाथ भी कट जाए तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे सुन विवेक अपनी आंखें बड़ी कर मुंह खोले अक को देख बोला, तुम सेल्फिश गद्दार घटिया इंसान, आज मेरी वजह से तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है, वरना ढूंढते रहते उसे सारी उम्र पेरिस की गलियों में। इतना कह विवेक अक को इग्नोर करते हुए तुरंत किट्टू को वहां के बड़े से सोफे पर गिरा देता है। वो हल्का करहा बोली, आह किसने मुझे गिराया। वही किट्टू की आवाज सुन विवेक हैरानी से यहाँ वहां देखा, यह आवाज कहाँ से आई। विवेक को यहाँ वहां देखता देख किट्टू झुंझला गुस्से से बोली, ओ बुढ़े अंकल, यहाँ से आवाज आए, आपने मुझे कैसे गिराया, मैं अपने हब्बी को बाता आपके हाथ कटवा दूंगी। वही विवेक किट्टू की आवाज सुन अपने सामने नीचे सोफे पर देखा, जहां किट्टू गुस्से से अपनी थोड़ी को सहला अपनी जगह पर बैठे विवेक को घूरते हुए देख रही थी। विवेक हैरानी से किट्टू को देख बोला, तुम्हें होश आ गया। और तुमने मुझे अभी क्या कहा, बूढ़े अंकल, मैं तुम्हें किस एंगल से लगता हूँ। जिसे सुन किट्टू घूरते हुए अपनी नीली आंखों से विवेक को देखी, जो उसे किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। किट्टू घुटनों के बल सोफे पर बैठ विवेक को उसी तरह घूरते हुए बोली, हाँ बूढ़े अंकल, मैंने आप ही को बोला, आपने मुझे इतनी जोर से सोफे पर क्यों गिराया, मुझे चोट लग गई ना, और मैंने आपकी सारी बात सुन ली, अगर हबी को पता चल गया आपने मुझे गोद में उठाया तो आपके हाथ कटवा देंगे। वही सामने सोफे पर बैठा अक किट्टू को होश में आया देख उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ गई, लेकिन वो उसी तरह बिना किसी इमोशन के किट्टू की हरकतों को देख बुदबुदाया, ये लड़की तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती हैं, वो इसे कैसे पसंद कर सकता है। ये लड़की, तुम मुझे बुढ़ा नहीं बोल सकती, मैं अभी सिर्फ 28 साल का हैंडसम मैन हूँ, मेरे पीछे देहरादून की सारी लड़कियां फिदा है। जिसे सुन किट्टू ने अजीब नजरों से विवेक को ऊपर से नीचे तक देख, फिर अपना मुंह अजीब सा बना उससे मुंह फेरते हुए बोली, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना कह किट्टू सोफे पसर विवेक को देखी, जो उसके सामने हैरानगी से खड़ा था। लाइक और कमेंट करना ना भूले।